आज जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और अन्य संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने दिया था? तो रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? रूजवेल्ट ने। क्या दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बनाया था 1 जनवरी 1942 में। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था और यही पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित शब्द संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्या नाम था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम था। कब? 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन के अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देश संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। कहाँ किए? वाशिंगटन में। कौन सा चार्टर था? तो अटलांटिक चार्टर था। कितने देश थे? तो 26 देश थे। और पहली बार रूजवेल्ट द्वारा इसे अभिकल्पित संयुक्त राष्ट्र रूप का प्रयोग किया गया। तो दक्षिण सहयोग द्वारा दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो दक्षिण सहयोग के द्वारा वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों ने उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई, परंतु विकसित देशों के उपेक्षा और अनियल व्यवहार के कारण उत्तर दक्षिण सहयोग के मुद्दे को आशानुरूप बल नहीं मिला। विकासशील देशों को यह महसूस होने लगा कि उत्तर दक्षिण सहयोग की बात से उनके हितों की कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इसी कारण से दक्षिण सहयोग के मुद्दे पर बल दिया गया। वर्तमान परिस्थितियों में 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य और 169 टारगेट वाले सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? दक्षिण सहयोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। 1950 में किया गया था। 1950 में कोरिया का संकट संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का पहला बड़ा प्रयोग था। तो कोरिया संकट कब हुआ था? तो 1950 में। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? तो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में सामूहिक सुरक्षा पर पहला प्रयोग किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा की गई पहली सामूहिक सुरक्षा कार्रवाई थी। यह पहली संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सुरक्षा कार्रवाई थी। कैसी सामूहिक? जिसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 7वें अध्याय की धारा के अंतर्गत किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कौन से है? तो 7वें अध्याय की धारा के अंतर्गत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा कौन सा प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो था 1968। तो सन 1968 ईस्वी में मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ। ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न हुआ था। इसमें 84 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 में प्रथम मानवाधिकार
वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यूडीएचआर का विस्तारित रूप लिखिए। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन्स राइट के विस्तार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सर्वप्रथम यह स्वीकार किया गया। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने मानवाधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30। हर वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तब हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तब वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई तथा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। और इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के में कुल कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 11 धाराएं हैं। 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 19 अध्याय हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं, जिन्हें धाराएं बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड की राजधानी हेग में बना हुआ है, वहाँ हेग में वहीं पर है। तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल 70 अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं। कितने हैं? 395। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन 10 जून 1946 को लंदन में हुआ था। 10 जून 1946 को कहाँ हुआ? लंदन में। कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लंदन। किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। 10 जून 1946 को हुआ था। 10 जून 1946। निम्नलिखित में से कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीटों का अंग नहीं है? तो सीटों का अंग इसमें कौन सा नहीं है? सभा है, परिषद है, सचिवालय और कार्यालय समूह है तथा पहरुआ समिति है। पहरुआ समिति है तो कौन सा नहीं है? तो देखो, परिषद भी है सीटों का अंग, ये भी सीटों के संगठन है। परिषद भी है तथा सचिवालय और कार्य समूह भी है, पहरुए समिति भी है। जबकि सभा जो है ये सीटों का अंग नहीं है। कौन नहीं सीटों का अंग है? तो सभा नहीं है। 8 सितंबर 1954 को गठित क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटों दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक सैन्य गठबंधन था। दक्षिण पूर्व एशिया है उसका एक संगठन था तथा सभा इस संगठन का अंग नहीं है। इसके प्रमुख सदस्य थे नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ग्रेट ब्रिटेन है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, लल्ला पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, फिर फ्रांस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है तथा थाईलैंड है तथा ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 30 जून 1977 का इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? तो 30 जून 1977 को। किसका अस्तित्व? तो सीटों का। यह कैसा संगठन था? तो यह एक क्षेत्रीय सैनिक संगठन था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों उसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों उसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और उसके कार्यों का उल्लेख है।
उसके कार्यों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर महासभा विचार करती है तथा अन्य अभिकरणों को विकसित करती है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था। अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, अन्य 26 देशों का एक सम्मेलन हुआ और यह निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना ये राष्ट्र मिलकर करेंगे और संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। आगे चलकर 1 जून 1945 को फ्रांसिस्को में पुनः इस राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। इस समय राष्ट्रों की संख्या 50 हो गई। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र प्रस्तावना अनुच्छेद 111 के साथ को अंतिम रूप दिया गया। निम्नलिखित में से देश यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्य कौन है? भारत है, ताइवान है कि ब्राज़ील है? तो न भारत है, न ताइवान है, ब्राज़ील है। कौन है? संयुक्त राज्य यूके है। कौन है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण अंग जो हैं उसमें कंधे पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद की रचना और सदस्यों से संबंधित है। तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर रूस है, 2 विश्व की सबसे बड़ी शक्तियाँ, नंबर 1 अमेरिका, फिर नंबर 2 रूस, फिर नंबर तीसरी शक्ति जो है चीन है, फिर बचा यूनाइटेड किंगडम है, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, फिर फ्रांस है। ये स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है तो युद्ध को रोकना और शांति स्थापित करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जागना है भी इसका उद्देश्य है। क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है भी उद्देश्य है। अंतरिक्ष को जीतना, उस पर शोध करना, अंतरिक्ष को जीतना ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। अंतरिक्ष को जीतना इसका उद्देश्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः है कैसा है? शांति है, न्याय है, स्वतंत्रता है, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे व्यापक विषयों के लिए है। शांति है, न्याय है, स्वतंत्रता है, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे व्यापक विषयों के लिए है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः शांति है, न्याय है, स्वतंत्रता है, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे व्यापक विषयों से संबंधित है। चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्वक भावना को बढ़ावा देना है। आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना तथा मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, ये सब दिए गए हैं। मार्शल का प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रतिमान होते हैं? तो मार्शल का प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने प्रतिमान होते हैं? तो प्रतिमान 6 हैं। कितने हैं? 6 प्रतिमान हैं। तो मार्शल का प्लान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत में
विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत के 6 प्रतिमान में विभाजित किया गया है। कितने प्रतिमान? तो 6 प्रतिमान में विभाजित किया गया है। 6 प्रतिमान कौन कौन से हैं भाई काप्लान के? तो शक्ति संतुलन निकाय है, नंबर 1 शक्ति संतुलन निकाय है, शिथिल द्विध्रुवी निकाय है, दृढ़ द्विध्रुवी निकाय है, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय है, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, इकाई वीटो निकाय है तथा सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है तथा सार्वत्रिक कार्यकर्त्री निकाय है, दृढ़ ध्रुवी निकाय है तथा शिथिल द्विध्रुवी निकाय है तथा शक्ति संतुलन निकाय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 26 जून 1945 को कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पर तो कोई आंसर नहीं सही दिख रहा है, अगला देखते हैं इसी में। तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। कितने? तो 26 जून 1945 को कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो 50 राष्ट्रों ने। क्योंकि पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेज सका, उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया और 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? वो 51 थी। कितनी थी? तो 51। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया था? तो प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया था? तो 1970 से 80 का दशक, 1970 से 80 का दशक घोषित किया गया था। 16 सितंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा का प्रस्ताव रखा गया और 1970 से 80 के दशक में प्रथम निशस्त्रीकरण वर्ष घोषित किया गया। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो एशिया का भाग कौन सा है? तो एशिया का भाग है मध्य एशिया। कौन सा एशिया है? तो मध्य एशिया। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, दुनिया की छत कहते हैं। इस पठार पर स्थित मध्य एशिया है, इसलिए मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब तक मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का कोई प्रभाव संभव नहीं है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेनो वाशरमैन का कथन है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो बेनो वाशरमैन का कथन है। बेनो वाशरमैन ने द साइंटिफिक प्रेटेंशियस ऑफ द प्रोफेसर मॉर्गेनथाउ थ्योरी ऑफ द पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष, अप्रामाणिक तथा आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा और मानव पर आधारित धारणा मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना दिया है। यह कथन किसका है? शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है। शक्ति का प्रयोग करने वाले जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है। इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीति है। यह कथन किसका है? तो मॉर्गेनथाउ का है। किसका है? मॉर्गेनथाउ का है। तो मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन, मॉर्गेनथाउ ने क्या लिखा है? मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स एमंग नेशन में लिखा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों में पारस्परिक संबंध की इस स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वतः दूसरे राष्ट्र की इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को
शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है, जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे के बीच इस प्रकार और मनोवैज्ञानिक संबंध बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक को महिला दशक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो कौन सा वर्ष है? तो 1976 से 1985 के वर्ष को महिला दशक वर्ष घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1976 से 1985 को महिलाओं का दशक के रूप में घोषित किया गया है। 75 में मेक्सिको सिटी में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में महिला सम्मेलन में इसका निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं को समानता पर मेक्सिको की घोषणा और विकास एवं शांति में उसका योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के उद्देश्य को क्रियान्वित के लिए विश्व कार्यक्रम नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। दूसरा संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन 1980 में कोपेनहेगन तथा तीसरा 1985 को नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया था। वेदांत शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो वेदांत शब्द फ्रेंच भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है? तो फ्रेंच भाषा से संबंधित है। वेदांत एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तनाव की कमी। वेदांत फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तनाव में कमी होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश वेदांत को दो तरह से परिभाषित किया गया है। किस तरह से? राज्य के बीच तनावपूर्ण संबंध का अंत होता है। राज्य के बीच मित्रता पूर्वक समझ की स्थापना होती है। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण कर दिया था। तो एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण कर दिया था इंडोनेशिया। शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थन माना जाता है। 21 जनवरी 1965 को उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्यागने की घोषणा की। उसका प्रमुख कारण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई थी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में रूस को स्थायी सदस्यता निम्नलिखित किस योग्यता के आधार पर दी गई थी? पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कुल राष्ट्र ने स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ साथ संघीय इकाई में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया। चूँकि पूर्व सोवियत संघ अपनी सुरक्षा का स्थायी सदस्य तथा अन्य निम्न पद के साथ उत्तराधिकार प्रश्न उत्पन्न हुआ। जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य शक्ति के आधार के रूप में उत्तराधिकार के रूप में उत्पन्न हुआ। क्षेत्रफल, जनसंख्या और सैन्य शक्ति के आधार के रूप में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित कौन सा नेता प्रमुख उत्तरदायी है? तो सोवियत संघ के विघटन के लिए गोर्बाचेव जो है प्रमुख उत्तरदायी हैं। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इस सुधार नीति का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। इसी कारण से गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ मैत्री शांति भारत और सोवियत संघ शक्ति मैत्री और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? भारत और सोवियत संघ शक्ति मैत्री और सहयोग पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? सन 1971 को। कब किए थे? तो भारत और रूस की मित्रता कब हुई? 1971 को। तो भारत और सोवियत संघ शक्ति मैत्री और सहयोग संधि पर अगस्त 1971 को हस्ताक्षर हुए थे। संधि का उद्देश्य तत्कालीन समय में उत्पन्न खतरों से भारत को निपटाना था। शांति मैत्री सहयोग संधि की धारा 9 में उल्लेखनीय है कि बाहरी खतरों से उत्पन्न परिस्थिति पर दोनों देश मिलकर विचार करेंगे। हित समूह पाए जाते हैं। तो हित समूह पाए जाते हैं केवल लोकतांत्रिक देश में, केवल पूंजीवाद समाज में, केवल सर्वाधिकार देश में या सभी में। तो हित समूह इसमें सभी में पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक देश में हित समूह का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक प्रक्रिया में खुली होती है, परंतु सर्वाधिकारी राज्य में दबाव समूह में सत्ता के अनुरूप चलना पड़ता है, जो कि सत्ता सामूहिक सत्ता की आलोचना करते हैं और बलपूर्वक दबा दिए जाते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो वह राजनयन। कौन सा है? तो राजनयन है। तो मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण साधन मानता है, परंतु वह शक्ति के अंतर्गत सैन्य शक्ति को भी शामिल नहीं करता है। सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का अवयव मात्र है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हित प्राप्त करने में सर्वोच्च अराजकता और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अतः राजनयन के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है। परमाणु प्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश कौन सा था? तब परमाणु प्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश था उत्तरी कोरिया। कौन सा था? तो उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया परमाणु प्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश था। दिसंबर 1985 में वह संधि में शामिल हुआ और जनवरी 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी और प्लूटोनियम संबंधी सुविधाओं को पुनः प्रारंभ कर दिया। स्टीवर्ट रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो है नेतृत्व। कौन है? स्टीवर्ट रोजन तथा वाल्टर जोन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो नेतृत्व है। कौन सा है? तो नेतृत्व है। तो स्टीवन रोजर्स और वाल्टर जोन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीयकर्ता के द्वारा अपने अतुलनीय संसाधनों एवं परिसंपत्तियों में इस प्रकार से प्रयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाना ताकि अपने अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और परिणामों को प्रभावित किया जा सके। उन दोनों विचारकों ने राष्ट्रीय शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व को माना है। यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन था? तो यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन था? वो थे रॉबर्ट शूमैन। कौन था? तो रॉबर्ट शूमैन यूरोपियन एकता समूह के। रॉबर्ट शूमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। 1948 से और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहे। 1948 से 1952 तक कहाँ के? तो फ्रांस के विदेश मंत्री रहे। जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध
से कुमेन प्लान तैयार किया और 9 मई 1950 को प्रकाशित किया। अब यूरोपियन संघ के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसके रूप में? तो यूरोपियन संघ के जनक के रूप में जाना जाता है। नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई? तो नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहते हैं? तो विदेश नीति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहते हैं? तो विदेश नीति कहा जाता है।